गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टर्शरी में। हमें अभी पार्ट वन में पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था कि बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया था, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का। अब हुआ क्या था कि मीर जाफ़र को जो ब्रिटिश साम्राज्य है उन्होंने किस लिए बनाया था कि वो उनकी बातों को मानता रहे। एक पंपट नवाब जिसको कह सकते हैं, वो उन्होंने खुद वहाँ की सत्ता को अपने हाथ में ना लेकर के मीर जाफ़र को वहाँ पे पपेट नवाब बना दिया गया था। लेकिन मीर जाफ़र जिस जो उनको उम्मीदें थी कि मीर जाफ़र हमारी सपोर्ट करेगा, मीर जाफ़र ने उस तरह से नहीं की, ठीक है ना। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि मीर कासिम को, ठीक है ना, मीर कासिम को मीर जाफ़र को चेंज कर करके मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया था। लेकिन मीर कासिम ने भी इनकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। इनको जो टैक्स में सब्सिडी मिलती थी, इस तरह की चीज़ें इसने देने से इनकार कर दिया था। फिर क्या हुआ था कि फिर ये इसके भी अपोजिट हो गए थे, इसके अगेंस्ट हो गए थे। और फिर एक वार हुआ था, ये 1764 में, इसको बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। और इसमें क्या हुआ था कि मीर कासिम और अवध के नवाब थे कुछ, उनके साथ मिलकर के लगभग तीन नवाबों की आर्मी थी, तीन राज्यों की आर्मी थी। वो ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटेन इंग्लैंड की जो आर्मी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, उसके खिलाफ लड़ी थी। लेकिन तीन सेनाएं होने के बावजूद भी ये लोग हार गए थे। और फिर जैसे ये हारे थे तो इन्होंने मीर जाफ़र को दोबारा से, जो पहले था, दोबारा से उसी को यहाँ पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का नवाब बना दिया गया था। और इस शर्त पे बनाया था कि 5 लाख पर मंथ उससे ये रिकवरी लेंगे, ठीक है ना। 5 लाख पर मंथ क्या लेंगे, रिकवरी लेंगे। लेकिन इससे भी इनका पेट नहीं भर पा रहा था, किसका, ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग थे उनका पेट इससे भी नहीं भर पाया। फिर क्या हुआ कि इन दोनों की सोचा कि अभी तक तो ये क्या करते थे कि एक पपेट नवाब बनाते थे जो इनके अकॉर्डिंग चले, जो इनकी बातों को मानता रहे। लेकिन फिर आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफ़र 1765 में जब मीर जाफ़र की डेथ हो गई, तो उस टाइम पे इन्होंने सोचा, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या सोचा, रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि अब हमें ज़रूरत है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अपना ही कब्जा इस स्टेट के ऊपर, जो जहाँ पे जो नवाब हमने बना रखे हैं, इन स्टेट पे हम अपना ही कब्जा ले लेते हैं। तो फिर इन्होंने अपना कब्जा लिया। और जो सेंटर में जो पावर थी, सेंटर में जो रूल चल रहा था उस टाइम पे, वो मुगल एम्परर का चल रहा था। तो मुगल एम्परर से परमिशन लेकर के एक दीवान का खिताब इनको दिया गया, दीवान 1774 में, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, 1774 में, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इनको दीवान का खिताब मिला। दीवान के खिताब में क्या था कि ये बंदा इस पर्टिकुलर एरिया में टैक्स का कलेक्शन कर सकता है, रिवेन्यू का कलेक्शन कर सकता है, ठीक है ना। तो दीवान इनको बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव ने इस दौरान लगभग ये 8-10 साल के अंदर बहुत पैसा कमाया यहाँ से। उसके बाद ये इंग्लैंड गया, वहाँ पे इसने अपना जो एक्सपेंड किया अपनी प्रॉपर्टी को, अपने जो काफ़ी लगा कि ये रिच हो चुका है। तो ये, इसको लोग नवाब कहने लगे वहाँ पे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसके ऊपर बहुत पैसा इसने कमाया था इंडिया से उस दौरान। और जब ये वहाँ पे गया तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने इसके खिलाफ केस भी किया था। उसके बाद इसको प्रिजन में डाल दिया गया था। और फिर इसने सुसाइड कर ली थी, वहाँ पे इसकी डेथ हो गई थी 1774 में, ठीक है ना। तो अभी अभी क्या है, तो अब रॉबर्ट क्लाइव के बाद जितने भी वहाँ पे दीवान बने, तो उन्होंने बहुत सा पैसा इंडिया से कमाया, ठीक है ना। ट्रेड में बहुत सा पैसा कमाया, टैक्स कलेक्शन में, ये वो करके। और जब भी ये लोग यहाँ से पैसा कमा करके ब्रिटेन जाते थे, तो वहाँ पे लोग इनका बल्कि हंसी मजाक भी उड़ाते थे। और लोग इनको कहते थे नवोब के नाम से जाते, कि नवोब हैं ये, क्या कहते हैं, नवोब। तो नवाब नहीं बोल पाते थे, नवोब, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कंपनी रूल एक्सपेंड की। कंपनी ने अपना इंडिया के अंदर रूल एक्सपेंड कैसे किया। 1757 और 1857, यानी 100 ईयर्स का जो हिस्ट्री रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसमें इसने अपना रूल कैसे एक्सपेंड किया अपने आप को। इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स थे, वेस्ट बंगाल उड़ीसा के बाद अब अपने डिफरेंट जो स्टेट्स थे वहाँ पे कैसे अपना कब्जा किया। तो आफ्टर बैटल बक्सर इन्होंने क्या किया, रेजिडेंट्स एस्टेब्लिश्ड, मतलब हर स्टेट के अंदर जितने भी इंडियन स्टेट्स थे उन सब के अंदर अपने रेजिडेंट्स इस्टेब्लिश किए वहाँ पे, ठीक है ना। मतलब अपने एजेंट रखे।
ये एजेंट ऐसे होते थे जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट चलती थी, वहाँ पे जो नवाब होते थे, उसमें इंटरफेयर भी करते थे कि किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या करना है। तो ये गवर्नमेंट जो वहाँ की सरकार चलती थी, उसके बीच में काफ़ी इंटरफेयर करना शुरू इन लोगों ने शुरू कर दिया। ये रेजिडेंट्स एजेंट्स किसके थे? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। ओके। फिर डिप्लोमेट रखे वहाँ पे, डिप्लोमेट कहते हैं कूटनीतिज्ञ को। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने धीरे-धीरे, क्योंकि ये पावरफुल होते जा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक बहुत बड़ी अपनी आर्मी थी जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो उस आर्मी का फ़ायदा उठाते हुए ये हर स्टेट के अंदर, इंडिया के जितने भी स्टेट थे उनमें अपना हस्तक्षेप करना शुरू इन्होंने कर दिया। और अपनी सब्सिडियरी अलायंस, इसको समझिएगा सब्सिडरी अलायंस क्या था। देखिए सब्सिडरी अलायंस एक समझौता था। सब्सिडरी अलायंस एक स्टेट के साथ एक ऐसा समझौता था कि उस स्टेट के पास अपनी आर्मी कम होती थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया कि अगर आपको आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आर्मी रखने की ज़रूरत अपनी नहीं है। अगर आपको आर्मी की नीड होगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको आर्मी, कोई युद्ध होता है, कोई आप पे खतरा आता है, तो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी आर्मी देगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? अब इसके बदले में ये लोग उनसे वो फ्री में नहीं दिया इन्होंने, उसके बदले इन्होंने उसको इनसे वापस उसके बदले में पैसे लेते थे ये, ठीक है ना? आर्मी की रख-रखाव के लिए, उसके खर्चे के लिए, खाने-पीने के लिए, तो उससे पैसे लेते थे। और अगर कोई स्टेट उस पैसे को देने में लेट कर देता था या कुछ भी देरी कर देता था, तो उसको पेनलाइज़ किया जाता था, पेनल्टी लगती थी उसके ऊपर, ठीक है ना? और इसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। 1798 में 1805 में नवाब ऑफ अवध हुए हैं, तो इन्हें हैड टू पे हिज़ हाफ किंगडम। मतलब ये टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलिट्री के लिए जो एक रकम निर्धारित की गई थी कि हर साल इतना देना है, वो नहीं दे पाए थे। तो उसके बदले में इन्हें अपना आधा राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ा था। ऐसा ही हैदराबाद के साथ हुआ था। हैदराबाद को भी अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना स्टेट देना पड़ा था, कुछ राज देना पड़ा था। ओके। उसके बाद हम करते हैं, एक टीपू सुल्तान हुए हैं, हैदर अली, ये मैसूर के राजा हुए हैं। हैदर अली इनके पिता थे और टीपू सुल्तान इनके बेटे थे। ये बहुत ही बहादुर राजा हुए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या किया, सभी स्टेट्स के अंदर वही एजेंट के थ्रू अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया, लेकिन हैदर अली और टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर थी उस टाइम पे, ये इन्होंने इनकी बात को ये नहीं मानते थे, ठीक है ना? तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि जहाँ पे कुछ स्टेट ऐसे होते थे कि जहाँ पे इनको व्यापार करने को मान जाते थे कि इनसे ये ट्रेड कर सकते हैं, या इनके एजेंट को भी अपनी मीटिंग्स में, असेंबलीज़ में बिठाने की अनुमति दे रहे थे। लेकिन वहाँ पे तो क्या करते थे, कूटनीति से काम लेते थे। धीरे-धीरे उनमें बीच में जाते थे, फिर वहाँ पे धीरे-धीरे अपनी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करवाते थे और फिर धीरे-धीरे वहाँ पे अपना शासन कर लेते थे। लेकिन जहाँ पे जो इन्हें लगता था कि ये हमारी बात नहीं मानेगा, तो वहाँ पे क्या करते थे, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, उस पे डायरेक्ट मिलिट्री का अटैक कर देते थे। ऐसे ही इन्होंने मैसूर में, हैदर अली जो अ, मैसूर के राजा ये रहे हैं 1761 से 1782 तक, और फिर इनके बाद इनके बेटे टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक रहे हैं। तो इन दोनों के साथ काफ़ी युद्ध किए। और क्योंकि टीपू सुल्तान ने क्या किया था कि अपने पिता की मृत्यु के बाद 1785 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका एक्सपोर्ट रोक दिया था। उसको मना कर दिया था कि ये कंपनी हमारे स्टेट में बिल्कुल ना तो सामान खरीद सकती है, ना बेच सकती है। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या मानती थी? इन ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती थी कि ये जो हैदर अली और टीपू सुल्तान हैं, ये हमारे लिए एम्बिशियस राजा हैं, एक बहुत खतरनाक हैं, और इनसे हमें किसी और तरीके से निपटने की ज़रूरत है। तो इसके बाद वहाँ पे काफ़ी वार हुए। 1767 से 1769 तक वार हुआ। 1780 से 84 तक वार हुआ। 1790 से 92 तक वार हुआ। ठीक है ना? तो उसके बाद एक लास्ट वार हुआ, लास्ट बैटल 1799 में। और ये 1799 में जो वार हुआ था, इससे पहले जितने भी वार हुए थे, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं जीत पाई थी, अंग्रेज नहीं जीत पाए थे। इन सब में टीपू सुल्तान की जीत हुई थी या हैदर अली की जीत हुई थी। लेकिन इसके बाद जो 1799 में आखिरी वार हुआ था, इसमें जो टीपू सुल्तान था वो हार गया था और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है ना? तो टीपू सुल्तान एक बहुत महान राजा हुए हैं, महान वो कह सकते हैं किंग हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी अपने राज्य को अंग्रेज़ों को नहीं दिया था। और इसी वजह से ब्रिटेन के अंदर अल्बर्ट म्यूज़ियम है, वहाँ पे टीपू सुल्तान का जो एक टॉय है, उसको रखा गया है उनकी याद के लिए कि ही वाज़ ए ब्रेव किंग। ओके।
उसके बाद क्या हुआ, फिर अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसीज़, जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी कि इंडिया के में अपना राज बढ़ाना है धीरे-धीरे, तो वार विद मराठास किया इन्होंने, और मराठा के साथ भी इन्होंने 3 वार किए। क्योंकि मराठा जो थे, पानीपत जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था मुगल एम्परर के साथ, औरंगज़ेब के साथ चल रहा था उस टाइम पे, मुगल के साथ चल रहा था। तो 1760, क्योंकि ये लोग क्या थे कि दिल्ली पे अपना कब्ज़ा जमाना चाहते थे, पूरे सेंटर पे, भारत पे अपना कब्ज़ा जमाना चाहते थे। तो 1761 में जो वार हुआ था, 1761 में जो वार हुआ था, उसमें ये काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। मुगल जो आर्मी थी, उसने इन्हें हरा दिया था, और गोट वीकन, ये इनकी जो सेना थी, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, बहुत सारी सेना उसमें इनकी मारी गई थी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इन पे वार करने शुरू किए। पहला वार इन्होंने अंग्रेज़ों ने किया इनके ऊपर फर्स्ट, फिर इन्हें अपना ही स्टेट बचाना भारी हो गया। कहाँ तो ये दिल्ली पे कब्ज़ा करना चाहते थे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर वार किया। फर्स्ट वार हुआ 1782 में। इसमें कोई भी नहीं जीत पाया था। इसमें एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है ना? संधि हुई थी। उसके बाद सेकंड वार हुआ 1803 से 5 तक चला। थर्ड जो मराठाओं के साथ वार हुआ था, वो 1817 से 19 में हुआ था, और यहाँ पे मराठा पावर को क्रश कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना? यहाँ मराठा पावर बिल्कुल क्रश हो गई थी। तो अभी हम नेक्स्ट पॉलिसीज़ में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 3, उसमें इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, ठीक है ना? द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी को पढ़ेंगे। तो आज चैप्टर यहीं तक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।